ये क्या है, इससे लेकर दुनिया भर में इसके प्रभाव तक। द सिंपल वेज ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पता लगाने और इसे समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े ताकि हर कोई इसे समझ सके। तो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में कुछ बड़े और जटिल के साथ कहाँ से शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि इसके नाम के बाहर क्या है, जो ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप उस आदमी को जानते हैं जिसने ये विचार दिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को अब तक के सबसे चतुर लोगों में से एक माना जाता है और उन्होंने ये आकार देने में मदद की है कि हम अपनी दुनिया और अपने ब्रह्मांड दोनों को कैसे देखते हैं। यह आपको सरप्राइज कर सकता है कि यह बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति एक वक्त एक पेटेंट क्लर्क से ज़्यादा कुछ नहीं था। दोस्तों, अब ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन वास्तव में आइंस्टाइन ने ये किया है और ये समय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मूल कहानी का हिस्सा है। क्योंकि एक दिन पेटेंट कार्यालय में अपना काम पूरा करने के बाद वह घर जाने के लिए ट्रॉली कार पर चढ़ गए और वह दिन ब दिन ऐसा करते रहे। यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब वह उस कार पर थे तब वह लार्ज स्केल पर ब्रह्मांड के बारे में सोचते और वह खुद से सवाल पूछते और अपने पास मौजूद जानकारी के साथ जितना हो सके उतना बेहतर जवाब निकालने की कोशिश करते। और एक दिन वह एक क्लॉक टावर से दूर जा रहे थे जब उसने खुद से पूछा कि क्या होगा यदि वो कार क्लॉक टावर से लाइट की स्पीड से दूर जा रही हो। दोस्तों, ये पूछने के लिए एक अजीब सवाल की तरह लग सकता है, लेकिन लाइट स्पीड ट्रेवल एक ऐसी चीज़ है जिसे वैज्ञानिक ईमानदारी से अभी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सवाल वास्तव में वाकई घटना के निर्माण के आधार थे। वैसे भी क्लॉक टावर पर वापस आइंस्टाइन ने थ्योरी दिया और साथ ही ये भी महसूस किया कि यदि वो प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहे थे, जो कि यदि आप नहीं जानते तो वह 299,792,458 मीटर प्रति सेकंड है। क्लॉक टावर पर सुई, जिसका मतलब है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई हकीकत में अपनी जगह पर रुकी हुई मालूम होगी, लेकिन वह ये भी जानते थे कि जब वह खुद प्रकाश की गति से ट्रेवल कर रहे थे और सब कुछ रुकता देख रहे थे तो कमोवेश हर कोई जो क्लॉक टावर पर था और नॉर्मल टाइम में चीजों को देख रहा था तो उन्हें रुकता नहीं देख सकता। क्लॉक टावर और उसके हाथ ऐसे टिक टिक करते रहेंगे जैसे कि कुछ भी गलत ना हो। फिर भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए इस प्रयोग में समय सचमुच धीमा हो गया था और इसी पल उसके दिमाग की बत्ती जली, क्योंकि इस प्रयोग के माध्यम से आइंस्टाइन ने महसूस किया कि यदि आप स्पेस के जरिए से तेजी से जाते हैं तो आप वास्तव में समय को अपने चारों ओर धीमा कर रहे हैं। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? यदि ब्रह्मांड में समय वास्तव में एक निरंतर बल था और इसका उत्तर देने की कोशिश करता था, तो आइंस्टाइन विज्ञान के कुछ अन्य पिताओं को अपने समीकरण में मिसिंग पॉइंट की कोशिश करने और पता लगाने के लिए दिखेंगे। उदाहरण के लिए उन्होंने सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के 3 नियमों को देखा। न्यूटन नोट करते हैं कि जब वस्तुएं एक फिक्स स्पीड से चलती है तो उनकी वैल्यू कभी भी पूरी नहीं होती है, मुख्य रूप से क्योंकि हम जिस भी गति पर जाते हैं तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल या किसी अन्य वस्तु के रिलेटिव पर आधारित होती है। जैसे कि एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हाईवे पर कैसे जा सकती है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि घर्षण यानी फ्रिक्शन में जमीन ने ऐसा करने की इजाजत दी है। यदि सड़क पर कोई घर्षण नहीं है तो आप उस गति से कैसे जा पाएंगे। इस प्रकार वो नोट करता है कि प्रत्येक गति को किसी अन्य बल या वस्तु के संबंध में होना चाहिए जो उस वस्तु की गति को अनुमति दे रहा हो या समझ रहा हो। हालांकि इसके विपरीत इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जनक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल हैं, जो ध्यान देते हैं कि ब्रह्मांड में सभी चीजें और ये प्रकाश है जो स्थिर है। और जैसा कि बताया गया है, प्रकाश प्रति सेकंड 299,792,458 मीटर से जाता है और वह कभी नहीं बदलेगा। वह गति ब्रह्मांड में एक और निरंतर बल है। दुनिया में कहीं भी या ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी ये तय करने में सक्षम होगा कि प्रकाश की गति समान है, यह नहीं बदलेगा। और यही कारण है कि ब्रह्मांड इस तरह काम करता है जैसे ये काम करता है, क्योंकि प्रकाश की गति स्थिर है ना। लेकिन समस्या यही है, या कम से कम आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि ये एक समस्या थी, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी गति निरपेक्ष नहीं हो सकती। लेकिन फिर मैक्सवेल ने ये कहते हुए इसका मुकाबला किया कि प्रकाश की गति हमेशा स्थिर होती है, जिसका मतलब है कि विज्ञान के ये दो बहुत ही यूनिवर्सल और बहुत ही माने हुए टुकड़े एक विरोधाभास पर हैं, जो कि आप विज्ञान की दुनिया में कभी नहीं चाहते। दोस्तों, मुझ पर यकीन करें
करें। यदि आपको अभी भी पूरी तस्वीर नहीं मिल रही है कि ये एक समस्या क्यों है, तो इसे समझाने में मदद करने के लिए आइंस्टाइन का एक और थॉट एक्सपेरिमेंट है। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रेन स्टेशन पर हैं और तूफान आने पर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। फिर अचानक से आपके दोनों तरफ दो बिजली गिरती है। इनके वोल्ट्स के बीच में आपकी मौजूदगी के कारण आप उन्हें ठीक उसी समय देखते हैं और प्रकाश उसी समय आप तक पहुंचता है। तो सब कुछ अच्छा लगता है ना? लेकिन यहाँ इक्वेशन में ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि अब आप स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन पर हैं और आप देख रहे हैं कि किसी और के दोनों तरफ बिजली गिर रही है। क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए अभी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, तो बिजली के वोल्ट्स आपकी रोशनी को आपकी ट्रेन की गति के रिलेटिव अलग अलग दरों पर भेजेंगे। तर्क वितर्क के लिए ट्रेन प्रकाश की गति से जा रही है और आपकी स्थिति बिजली की तरह है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों कानून सही थे और फिर भी आप जिस सिचुएशन में हैं उसके मुकाबले दोनों कानून गलत थे। आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों और विचारकों के लिए ये एक समस्या है, क्योंकि उस तरह का लचीलापन वह नहीं है जो आप एक साइंटिफिक थ्योरी में चाहते हैं। इससे पहले कि हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अपना ब्रेक डाउन जारी रखें, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। क्योंकि आइंस्टाइन को मैक्सवेल या न्यूटन द्वारा किसी भी कानून को ना तोड़ते हुए अपने थ्योरी को साबित करने का एक तरीका निकालना था। क्योंकि न्यूटन के नियम गलत थे तो फिजिक्स वह नहीं थी जो हमने सोचा था कि वे थी। लेकिन अगर मैक्सवेल गलत थे और प्रकाश की गति स्थिर नहीं है, तो ब्रह्मांड में प्रकाश के साथ बहुत कुछ अलग हो रहा है और हमारे पास दूसरे सवालों का एक पूरा समूह होगा। दोनों में से किसी एक को तोड़ना एक समस्या होगा। और तभी आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि न्यूटन के नियमों में एक छोटे से नॉन डिस्ट्रक्टिव बदलाव के साथ हम जिस व्यापक दुनिया में रहते हैं उनमें कौन से थ्योरीज अभी भी सच हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइम डायलेशन का निर्माण किया, यह साबित करते हुए कि उनके थ्योरी के माध्यम से स्पेस के माध्यम से चलने वाले व्यक्ति की गति के आधार पर उस समय को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्या अधिक है? उन्होंने महसूस किया कि स्पेस के विपरीत नहीं, समय न केवल ब्रह्मांड का एक सिद्धांत होने के योग्य है बल्कि वास्तव में अपने खुद के आयाम के काबिल है। लेकिन जैसा आइंस्टाइन ने बाद में प्रूव किया, यह एक अलग आयाम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आयाम होना चाहिए जिसमें ज्यादातर स्थान और समय एक के रूप में मौजूद होंगे। इस तरह स्पेस टाइम में उनका यकीन पैदा हुआ, जहाँ स्पेस और टाइम एक साथ इस तरह थे कि ब्रह्मांड की सभी घटनाएं हुई क्योंकि वे जुड़ी हुई थी। इनमें उन्हें एक अलग तस्वीर बनाने में भी मदद मिली कि ब्रह्मांड अपने गठन और कक्षाओं के संदर्भ में क्या कर रहा था। क्योंकि ज्यादातर लोग गुरुत्वाकर्षण बल और अन्य तत्वों पर यकीन करते हैं, सोलर सिस्टम और आकाश गंगाओं को एक साथ रखने में मदद करें। लेकिन आइंस्टाइन के लिए उन्होंने महसूस किया कि उनके पास बेहतर एक्सप्लेनेशन थी। मुख्य रूप से उन्होंने महसूस किया कि स्पेस टाइम खुद सूर्य जैसी विशाल वस्तुओं द्वारा बिगड़ रहा था और यह कि पृथ्वी, अन्य ग्रह, अन्य तारे और आकाश गंगाओं में अन्य चीजें और सिस्टम इस घाटी में फंस गए थे, सुनिश्चित करने के लिए एक रेडिकल थ्योरी। लेकिन आइंस्टाइन को वास्तव में यकीन था कि यह स्पेस साइंस के क्षेत्र में अभी अभी स्वीकार किए गए को बहुत कुछ समझाएगा। अगर आपको इसे तस्वीर के रूप में देखने में परेशानी हो रही है तो ये देखने के लिए कैसा है। अपने आप को एक ट्रैम्पोलिन पर कल्पना करें। अब कल्पना कीजिए कि आप उस पर एक बॉलिंग बॉल डालते हैं तो ये क्या करेगा? सिंपल, ये बीच में डूब जाएगा। सही कहा ना? अब बीच में बॉलिंग बॉल के साथ यदि आप ट्रैम्पोलिन के किनारे पर एक कांच की गोली डालते हैं तो ये एक में मिल जाएगी। उत्तर ये है कि यह कांच की गोली उस गड्ढे में जाएगी जो बॉलिंग बॉल द्वारा बनाई गई थी। सूर्य के पास सबसे बड़ा गड्ढा होने के कारण ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और हम इसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम के अन्य सभी ग्रहों और विस्तार में सभी स्पेस में ही उनकी अपनी घाटियां होती हैं और इसलिए हमारे सहित अलग अलग ग्रहों के चंद्रमा उनके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप इस पर यकीन कर सकते हैं तो ये और गहरा हो जाता है, क्योंकि रिलेटिविटी का ये एक सिद्धांत न केवल ग्रहों के कारण होने वाली गड़बड़ पर लागू होता है लेकिन शायद प्लैनेट्स का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि जैसे जैसे आप स्पेस में आगे बढ़ते हैं तो समय आपके समय के रिलेटिव होता है। मैंने सही कहा ना? ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जिन ग्रहों के पास भारी गुरुत्वाकर्षण है वे हल्के गुरुत्वाकर्षण वाले लोगों की तुलना में बहुत धीमी गति से अनुभव करते हैं। यह वास्तव में इंटरस्टेलर फिल्म का एक मेन प्लॉट पॉइंट था।
उस फिल्म में कुछ एस्ट्रोनॉट एक ऐसी दुनिया में गए जो एक ब्लैक होल के किनारे पर थी और इस तरह गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश बहुत अलग थे। ब्लैक होल ने ग्रह पर बहुत अधिक तनाव डाला और उस टोकन से प्रकाश का उसके द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और गति के कारण उस पर एक अलग प्रभाव पड़ा, इस हद तक कि इस ग्रह पर 1 घंटा पृथ्वी पर 70 साल पहले था। लेकिन आइए यहाँ असली सवाल पूछें। हालांकि ये जानकर अच्छा लगता है कि नॉर्म के बाहर समय को देखने में हमेशा तरीके होते हैं, क्या ये वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में हमें प्रभावित करता है, हाँ या नहीं? ये सुनिश्चित करने के लिए एक जटिल सवाल है, इसलिए मुझे इसका उत्तर देने की अनुमति दें जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ। जबकि ये सच है कि गति के मामले में तेजी से आगे बढ़कर समय को विकृत करने के तरीके हैं। जिस तरह से आप इसे कर रहे हैं वह इसके विस्तार में इतना छोटा है कि ये ईमानदारी से आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन ये नोटिस करने के तरीके हैं कि आप पूरा ध्यान दें तो समय कैसे विकृत हो जाता है। जैसे कि ऐसी घड़ियां हैं जो सही समय पर बंद होने के बावजूद एक दूसरे से हमेशा कुछ सेकंड अलग रहती है, कुछ मैथमेटिकल डाटा पर आधारित होते हैं जबकि अन्य बलों द्वारा निर्देशित नहीं होते। इसलिए आप अपने समय को कैसे देखते हैं इस पर निर्भर करते हुए एक असमानता है और आप वास्तव में इस बात से बचना चाहते हैं कि पृथ्वी अपने समय में कैसे काम करती है। तो यह तकनीकी रूप से सच है कि आपका सिर आपके पैरों से पुराना है क्योंकि आपके पैर उस ग्रह के केंद्र के करीब है जहां आपको तेजी से खींचा जा रहा है। E=mc²। अब लेजेंडरी फॉर्मूला है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिखाने में मदद करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे लिखते हैं। ये अब स्पेस, टाइम और यूनिवर्स की हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भले ही इसमें एक तरह का बड़ा फॉल्ट हो। वह फॉल्ट क्या है? यह आसान है। इस थ्योरी के नाम के बारे में सोचो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। याद रखें, इसके कोर में यह एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जो एक मैन मेड वस्तु के प्रकाश की गति से यात्रा करने पर आधारित है। हम अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं और ये संभावना नहीं है कि हम कम से कम अगले कुछ दशकों में ऐसा करने में सक्षम होंगे, यदि अगले कुछ सैकड़ों सालों में नहीं। इसलिए जब तक कि हम लाइट स्पीड ट्रेवल के दायरे में नहीं आ जाते, हम ईमानदारी से ये जानने में सक्षम नहीं होंगे कि क्या आइंस्टाइन सही थे। और ऐसे कई मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक हैं जो वैध रूप से वंडर करते हैं कि क्या आइंस्टाइन बिल्कुल सही है और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के लिए इसका क्या अर्थ होगा जिनमें हम यकीन करते हैं। ये थ्योरी गलत है। हालांकि ये दूसरों को इस धारणा को लेने से नहीं रोक रहा है और ये देख रहा है कि वे इसके साथ कितनी दूर जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, स्पेस टाइम के आइडिया को याद रखें और कैसे पृथ्वी और सूर्य जैसी चीजें अपने चारों ओर स्पेस टाइम को बिगाड़ रही हैं। वैज्ञानिक उस कॉन्सेप्ट का उपयोग ये देखने के लिए कर रहे हैं कि क्या वे एक ऐसा जहाज बना सकते हैं जो हमारी अपनी तकनीक की सामान्य गति से आगे जा सके। बेसिकली वे स्टार ट्रेक से वार्प इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पल में इंजन का वार्प पार्ट शिप के चारों ओर स्पेस टाइम को वार्प देना है ताकि ये असीम गति से जा सके, कुछ ऐसा जो यहाँ तक नहीं होगा। आइंस्टीन और उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में नहीं सोचा गया था। इसे पूरा करने में मदद के लिए आपको ये पूछने की जरूरत है कि ये थ्योरी क्यों मायने रखता है, पॉसिबल स्पेसक्राफ्ट से परे, या ये कैसे ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद कर सकता है या नहीं भी कर सकता। क्या फर्क पड़ता है? उत्तर ये है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। गति के नियम और प्रकाश की गति बहुत मजबूत स्थिर चीजें प्रतीत होती हैं और फिर भी वे प्रमुख तरीकों से सीधे एक दूसरे का खंडन करती हैं। ये कैसे संभव है जब वे दोनों है? सच साबित हुआ। आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे एक आदमी के संगीत की तरह लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ न्यूटन, मैक्सवेल और अन्य लोगों के साथ ठीक यही हुआ। उनके पास एक आइडिया, एक नेशन और एक थ्योरी था और वे इसे जहां तक ले जा सकते थे ये देखने के लिए ले गए कि ये उन्हें कहां ले गया। और आइंस्टाइन के लिए ये उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक ले गया, जिसने उन्हें विज्ञान में एक बहुत लंबा और समृद्ध करियर शुरू करने में मदद की। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा रिलेटिविटी के लेजेंडरी थ्योरी के इस टूटने के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आपको इसके प्रिंसिपल्स की और ये हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित करता है इसकी बेहतर समझ है, या आप सभी खोए हुए हैं और चीजों को समझने में और मदद की जरूरत है? मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं आपको अगली बार चैनल पर देखूंगा।